इसी काम का खाते ही हैं, इसी काम का चाय और पानी ही पीते हैं, हमने क्या पता नहीं पता। देखिए मैंने कल आप लोग को इसमें यहां तक बता दिया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। आरव और लक्ष्य आवाज आ रही है ना आप लोग को चित्र? यस सर। ठीक, लक्ष्य, लक्ष्य। यस सर। हाँ बेटे तबीयत ठीक कर ले, मार खाना है तुझे जल्दी ही, टेस्ट दे बिना दिए भाग रखा है तू। हाँ जल्दी तो तबीयत बेटर ठीक, है। हाँ जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी तेरी ना, फिर हम लोग है ना डंडा डंडा खेलेंगे। चलो, फ्री एंड ठीक है फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। आपको कल मैंने ये बता दिया था कि चाइना का जो एग्जांपल था, कम्युनिस्ट पार्टी वहां होती है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ 5 एलाइज पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। एलाइज पार्टी मतलब कि उसके साथ मिलके काम करने वाली पार्टी है। कोई नहीं, मैंने तो अपना अलग तरह से पीडीएफ निकाल रखा है ना, तुम अपना देखो। अरे तुम सुनो ना यार, क्या बुक में देख रहे हो, उसमें कुछ आएगा तुमको समझ। मैं बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, छोड़ो उसको, बंद करो। तो चाइना में क्या था, अब देखिए यहां पर चाइना में डेमोक्रेसी की क्या क्या जो शर्तें हैं, कंडीशन फॉलो हो रही हैं, लेकिन क्या ऐसा लैग बिहाइंड है, कमी, जिसके चलते हम नहीं कहेंगे कि वहां डेमोक्रेसी है। चाइना में एक पार्लियामेंट है जिसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। 3000 लोग चुने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा मिला के भारत में 552 और 250 चुने जाते हैं, वहां पे 3000 लोग चुने जाते हैं। 3000 लोग मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वहां का प्रेसिडेंट कौन बने। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि ये 3000 में से ये जो लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर से हो सकते हैं। ठीक है, और उसको कम्युनिस्ट पार्टी अलाउ भी करे, अप्रूवल भी दे कि हाँ भाई तुम कैंडिडेट बन सकते हो, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस के आप कैंडिडेट बन सकते हो। ये जब तक कम्युनिस्ट पार्टी मोहर नहीं लगाएगी तब तक आप नहीं बन सकते। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहां हुआ ये? हमारे डेमोक्रेसी में, इंडिया के प्रजातंत्र में, इंडिया के प्रजातंत्र में ये कहा गया है कि कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक है, एनी पर्सन, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जो 2-4 क्राइटेरिया है या जो मानदंड है वो पूरा करता हो। जैसे बेटा अगर लोकसभा का चुनाव है तो 25 साल, राज्यसभा का चुनाव है तो 30 साल, इतनी उम्र होनी चाहिए। विधायक की भी 25 साल होनी चाहिए, है ना, एमएलए की। अगर वो पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, मतलब डिफॉल्टर नहीं हो, ठीक है, और साथ ही साथ उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा, सिविल केस नहीं, जमीन जायदाद के मुकदमे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर क्रिमिनल केस चल रहा हो या कभी भी वो 2 साल से ज्यादा जेल काट के आया हो, तब वो पॉलिटिकल पार्टी का किसी का कैंडिडेट नहीं बन सकता। ये मैं आपको बता देता हूं, अब ये नया रूल बना है, ठीक है, पहले कोई भी कर सकता। लेकिन वहां चाइना में क्या है, चाइना में जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी वही केवल वहां पे बन सकता है कैंडिडेट। तो फ्री इलेक्शन कहां हुए, वहां पर कैंडिडेट कौन बनेगा ये तो सरकार डिसाइड कर रही है। इसलिए चाइना में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन हो रहे थे, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे थे, लेकिन लोगों के पास सिलेक्टेड चॉइस थी, और जो कैंडिडेट थे वही कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते थे जिसको सरकार अप्रूवल दे रही थी या अलाउ कर रही थी। समझ रहे? आगे देखिए, अगर हम मैक्सिको का एग्जांपल लें, ठीक है, तो मैक्सिको में 1930 से, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो सरकार है 2000 तक एक ही सरकार चलती आ रही थी। 1930 से इलेक्शन चलते आ रहे हैं, सॉरी इलेक्शन स्टार्ट हुआ 1930 से। प्रेसिडेंट के चुनाव होते हर 6 सालों पे मैक्सिको में, हर 6 ईयर्स पे, पर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री नाम का कोई मतलब नहीं। और हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल। वहां आज तक कभी भी 1930 के बाद से कभी भी ना तो कभी आर्मी का शासन आया है, ना तो किसी तानाशाह का शासन, कभी ऐसा नहीं हुआ। जनता ही अपने आदमी को चुनती है, जैसे इंडिया में है,
और वहां पे वो वहां का प्रेसिडेंट बनता है, रूलर बनता है। लेकिन 2000 के बाद की अगर बात करो, 2000 के बाद, पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। लेकिन 2000 के बाद से आज 2021 हो गया, कभी भी PRI को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी आज तक कभी वहां पे सत्ता में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने क्या किया है कि जो भी इलेक्शन होते हैं, जितने भी उसमें ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, स्कूल टीचर जो भी होते हैं, सब सरकार को सपोर्ट करते हैं। जनता पर भी वोटर जो जाते हैं वोट देने, उस पर भी दबाव बनाया, डराया धमकाया जाता है। आर्मी के लोग, पुलिस के लोग डराते धमकाते कि आप इसी सरकार को वोट दो, दूसरे आदमी को वोट नहीं दे सकते। हालांकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, लेकिन जनता खुद डर के डराई जाती है, धमकाई जाती है। अगर आप दे भी दो वोट, आज एज अ वोटर अगर आप वोट देते भी हो, तो वोट दोगे, सरकार के लोग ही वहां इलेक्शन कराते हैं, वो लोग बीच में जाकर के वहां गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे कि वो वोट मानी ही नहीं जाती। और उसका रिजल्ट क्या होता है? जो PRI पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वही हर बार चुन लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? तो इसको भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते। चाइना में भी, चाइना में देखो, चाइना में ये हमने बताया कि कैंडिडेट कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, MLA या MP की सीट पे जो भी खड़ा कौन होगा, ये सरकार डिसाइड कर रही थी। और यहाँ पे आप वोट किसको दोगे, ये सरकार आपसे जबरदस्ती डिसाइड करवा रही है। आप पर डरा करके, धमका करके, आप पे दबाव बना करके सरकार काम करा रही है। तो दोनों ही कंडीशन में फ्री और फेयर तो नहीं हुआ ना। फेयर मतलब कि न्यायपूर्ण, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, और फ्री मतलब जनता आजाद हो। आप वोट देने जाओ, किसी की मजाल है जो बीच में कुछ बोल दे, जिसका मन करेंगे उसको वोट देंगे, है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। लेकिन हाँ, इंडिया की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ वहां की जो मीडिया है, अब देखो यहाँ पर एक बार भी थोड़ा सा सरकार के खिलाफ सरकार ने कोई ऐसा काम कर दिया और दाएं बाएं कुछ भी कर रखा हो, समझ रहे हैं, तुरंत भाई पूरी मीडिया पीछे पड़ जाएगी। किसी नेता ने खांस भी दिया ना, उसकी खाट खड़ी, 24 घंटे उसके ऊपर है ना, फलाना एक स्ट्रिंग ऑपरेशन, ये वो सब कुछ लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अगर मैक्सिको का एग्जांपल लें, तो वहां की जो मीडिया थी, मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज देम, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। पॉलिटिकल जो अपोजिशन, विपक्ष की पार्टी, अब मान लो कि मोदी जी ने कोई स्टेप लिया, और किस नेता ने क्या बोला हमको कैसे पता चलता है? टीवी से पता चलता है, न्यूज़पेपर से पता चलता है, रिपोर्टर लोग बोलते हैं कि हाँ भाई राहुल गांधी ने, पप्पू जी ने ये बोला, इन्होंने ये बोला, पता चलता है ना हमें। लेकिन वहां मैक्सिको की जो मीडिया थी ना, वो इन बातों को छापती ही नहीं थी, दिखाती ही नहीं थी। सरकार के खिलाफ कुछ भी होता तो सरकार जो अच्छे काम करती थी वो चीज दिखाती थी, और सरकार ने जो भी कमी थी सरकार में, या सरकार जो भी गलत काम करती थी, उसको कभी मीडिया भी नहीं बाहर आने देती थी। तो वहां पर मीडिया, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मशीनरी जितनी थी, सारी की सारी सरकार के कंट्रोल में थी। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी फ्री और फेयर इलेक्शन वाली बात नहीं थी। तो हम यहां कह सकते हैं, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. तो डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि इलेक्शन या चुनाव मुक्त और निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग सत्ता में हैं उनको अपनी कुर्सी के खोने का डर भी होना चाहिए। ठीक है? अब एक बात तुम खुद सोचो, चाइना में कोई भी लीडर या प्रेसिडेंट डरेगा क्या कुछ गलत करने से? उसको तो डर ही नहीं, उसको पता है कि जनता मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। मैक्सिको का कोई प्रेसिडेंट डरेगा ही नहीं, जो चाहेगा वो करेगा। उसको पता है कि जनता सारी की सारी, मीडिया, पुलिस, आर्मी सब मेरे पास है, मेरे पक्ष में है, तो हमको कौन हरा देगा? तो डेमोक्रेसी में। लेकिन इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में डर है लोगों में, जो सरकार में। मोदी जी भी तो डरते हैं ना कि अगर जनता भड़क गई तो अगले साल वोट नहीं देगी, फिर हमारी कुर्सी छीन ली जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो ये कहां पे, ये भी डेमोक्रेसी की एक खासियत है, फीचर्स है, विशेषता है हमारे प्रजातंत्र की, कि जो चुनाव होने चाहिए, मतदान जो होना चाहिए, मुक्त और निष्पक्ष होने चाहिए।
ठीक है, और जो सत्ता में है, जो कुर्सी पे काबिज है, उनको अपनी कुर्सी जाने का या सत्ता के खोने का डर भी होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अगला देखिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मैंने आपको बताया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये है, हमारे इंडिया में तो देखो बेटा 18 साल की उम्र डिसाइड की गई है कि जो भी आदमी 18 साल का हो गया वो एडल्ट या वयस्क माना जाता है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन में कम ईयर के भी शायद माने जाते हैं, एग्जैक्ट मेरे को अभी आइडिया नहीं है। इंडिया से कम है, वहां पे मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है, जल्दी ग्रोथ हो जाता है बच्चों का। यहाँ पर थोड़ा ऐसा नहीं। तो 18 वर्ष या 18 ईयर्स या उससे अधिक उम्र के कोई भी, ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उसको वोट का राइट होगा। अंबानी, ये टाइम पास महंगा पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जाओ फिर। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ भाई लक्ष्य, क्या क्वेश्चन है? बोलो तो। बोल क्यों नहीं देते हो बीच में? लक्ष्य, सर मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे कोई बाहर पैदा हुआ और सर मतलब 1 या 2 साल के अंदर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मुकेश अंबानी वोट कर रहे हो, आपके पिताजी वोट कर रहे हो, या मैं कर रहा हूं, चाहे डॉक्टर विजेंद्र दवास कर रहे हो, चाहे आपके पिताजी कर रहे हो, चाहे आपके पिताजी कर रहे हो, जो भी वोट देगा एक ही वोट होगा। नरेंद्र मोदी भी अपना वोट डाल के आते हैं, जब इलेक्शन होगा तो वो भी अपना देंगे ना। भारत में सबसे पहला वोट बेटा पता है कौन डालता है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति सबसे पहले अपना वोट डालते हैं, उसके बाद सारी जनता स्टार्ट हो जाती है। तो हर जब प्रेसिडेंट भी एक ही वोट दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही वोट दे सकते हैं, और सब लोग एक वोट दे सकते हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी का नियम है। इसमें समानता की बात हो गई ना, इक्वालिटी की, सब लोग समान हो गए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि लोगों के वोटिंग के राइट में भी समानता नहीं थी, सब लोग को समान नजर से नहीं देखा जा सकता था। वो क्या था? देखिए, अंटिल 2015 तक सऊदी अरेबियन वुमेन एंड नॉट हैव द राइट टू वोट। वहां की औरतों को वोट का राइट नहीं था, वो वोट नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेडीज लोग। इस्टोनिया एक देश है यूरोप का, has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right of vote. इस्टोनिया पूर्वी यूरोप का एक देश है। अगर वहां पर कोई रूस के से आकर के बस जाए तो वहां के रूस से आए हुए लोगों को वोट का राइट नहीं होता। ठीक है। फिजी एक देश है जहां की हम लोग के इंडिया के भी बहुत लोग जाके बसे हैं। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of the Indian Fiji. फिजी एक ऐसा देश है कि जहां वहीं की एकदम प्रॉपर जो फिजी के लोग थे, जिनके परदादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वहीं के थे, उनका वोट ज्यादा वैल्यू वाला माना जाता था। लेकिन जो इंडिया से जाकर के वहां बस गए और वहीं फिजी के हो गए, तो इंडियन फिजियन जो थे, ठीक है, उनकी वोट का वैल्यू कम। तो ये तो अन्याय है ना। डेमोक्रेसी में सबको बराबर। हाँ बोलो। वही क्वेश्चन लक्ष्य ने बोला था, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, थोड़े टाइम दो, अभी इसको करा ले, उसका बताते हैं। तो इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. और देशों में तो नहीं है, तो फिजी में हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते अगर इस बेस पे कहें तो। हम सऊदी अरेबिया में भी 2015 से पहले नहीं कर सकते थे, अब राइट मिल गया है वहां पे। हम इस्टोनिया में भी नहीं कर सकते। विश्व के ऐसे देशों में जहां एक आदमी को दूसरे आदमी के कंपेरेटिवली वोट का कम वैल्यू हो, या एक आदमी को मिले और दूसरे को नहीं मिले, तो उसको भी बेटा हम नहीं कर सकते कि वहां पे कोई भी तरह का राइट। आ रहा है समझ में? लेकिन
रियल डेमोक्रेसी क्या है? रियल डेमोक्रेसी हैज द राइट गिवन राइट टू द पीपल टू वन पर्सन वन वोट एंड वन राइट। ठीक है, देखिए, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट अगला कॉन्सेप्ट है। 17 पेज है और अभी 7 पेज पे है। लेकिन देखो यार, पढ़ाने का तो मतलब ये है ना कि आपको समझ में भी है क्या मतलब है। अब फिर तुम और क्वेश्चन पूछोगे, रुक जाओ, अपना क्वेश्चन रखो दिमाग में, चाहो तो लिख के रख लो। तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं उसका वो जवाब दे सकता हूँ जो कि यहाँ के कंझावले के बहुत कम मास्टर दे पाएंगे, समझ रहे हैं? तो चिंता मत करो, एसएसटी में तो रॉकेट बनोगे। देखिए बेटा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का मतलब ये है कि कानून, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट मतलब कि अधिकारों का सम्मान। ठीक है, अब देखिए कैसे है। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां पे जॉन पीएफ द पार्टी हैड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। जे ए जानू पीएफ करके नाम है पॉलिटिकल पार्टी का, उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक देश है, समझ रहे? तो द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मोगावे ruled the country. Since independence, elections were held regularly and always won the John P.F. President Mugabe was popular but also used unfair practices in election. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. देखिए, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक देश है। वहां पे JANU-PF एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे भारत में कांग्रेस पार्टी थी ना, जिसके जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लीडर थे। तो वहां पर ये पॉलिटिकल पार्टी थी जो जब देश इनका गुलाम था तब से थी, और इन लोगों ने जिम्बाब्वे को आजाद करने के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। तो जब देश आजाद हुआ, उसमें रॉबर्ट मोगावे एक नाम है, एक लीडर का, वो वहां के आजादी मिलने के बाद वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं जिम्बाब्वे के। और आजादी से अब तक, अब कुछ दिन पहले वो मर गए, मैंने न्यूज में सुना था, वो प्रेसिडेंट थे। अब मान लो आजादी के बाद कभी वो चेंज ही नहीं हुए इतने सालों तक। उसके साथ साथ अगर मान लो कि इलेक्शन ही नहीं होता हो तो समझ में आए, बार बार इलेक्शन भी हो रहा है। अब दूसरे लोग बन गए होंगे, ठीक है ना? तो वहां पर इलेक्शन भी रेगुलर होते हैं, लोग वोटिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई दूसरा नहीं चुना जाता, क्योंकि इलेक्शन में हमेशा वो गड़बड़ी करा देता था जो रॉबर्ट मुगाबे था। साथ ही साथ कोई भी टेलीविजन या रेडियो ऐसा नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकता कि जो उसकी नीतियों या पॉलिसी के खिलाफ बोल दे। ठीक है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के खिलाफ अगर कोई बोल देगा ना, तो समझ लीजिए कि वो गया। जितने भी जर्नलिस्ट थे या जो भी पत्रकार थे, अगर कोई इनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट भी लिखता था या बोलता था, तो उनको सजा मिलती थी, जेल जाना होता था और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जिम्बाब्वे में पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपोजिशन पार्टी थी, उनको बहुत कम राइट दिए गए थे और कभी भी वो सत्ता में नहीं आ सकते थे। तो यहाँ यही मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। लेकिन 2017 में वहां की सेना ने और लोगों ने मिलकर के किसी तरह
2017 में इनको वहां उनकी पोस्ट से हटा दिया। लेकिन जब तक वो थे तो कानून का शासन तो था नहीं, कानून वो अपने हिसाब से बनाता था। और एक बात और मैं बताना भूल गया कि जो जिम्बाब्वे का ये प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे, उसने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में संशोधन किए और उसमें क्या किया, लेस अकाउंटेबल, मतलब कि कम जवाबदेह, कि कोई भी काम करेगा तो इसको कम आंसर देना पड़ेगा, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको हर बार कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता। ऐसे कुछ अपने प्रेसिडेंट को राइट दिला दिए इसने, और अपने को ज्यादा से ज्यादा अधिकार या राइट उसने दिला दिए, कानून ऐसा बना दिया। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ भी नहीं रहा और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स कहाँ रहा। मीडिया का या जर्नलिज्म का, पत्रकारिता के जो अधिकार थे उसका हनन किया गया। लोगों का जो प्रजातांत्रिक अधिकार था कि हम जिसको चाहें उसको चुने, उसका हनन किया गया। समझ रहे हैं क्या? हनन, हनन, अच्छा सॉरी, वायलेट मतलब छीन लेना। हाँ, तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि पार्लियामेंट कानून बनाता है और पार्लियामेंट उसी आदमी का होता है ना जिसके पास ज्यादा सपोर्ट होता है। अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को सपोर्ट है, तो कोई भी कानून चाहे तो बीजेपी बना लेती है। उसी तरह वहां पे रॉबर्ट मुगाबे था तो वो भी ऐसा ही करता था। ठीक है, तो हम लोग किस कंक्लूजन पे निकले इसके बाद कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होगा किसी का, एक सेकंड रुक जाओ मैं देख लूं। हाँ, तो जिम्बाब्वे के एग्जांपल को लेके हम ये समझ सकते हैं कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि हमारे संविधान ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कानून या लॉ बनाए हैं, संवैधानिक कानून या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो बनाया है उसके हद में रह करके ही किसी को सरकार चलानी चाहिए या बनानी चाहिए। कभी भी उस हद को क्रॉस करके, उस लिमिट की बाउंड्री को क्रॉस करके कभी भी सरकार नहीं कोई बन सकता या अपनी सरकार नहीं बना सकता। साथ ही साथ एंड सिटीजंस राइट, जो लोगों के, नागरिकों का, सिटीजंस का अधिकार है उसको भी क्रॉस नहीं कर सकता कोई। अगर ऐसा करता है तो हम नहीं कहेंगे कि वो कंट्री, उस कंट्री में डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र है। ठीक है, अब देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो अगर समरी अगर हम देखें पूरे डेफिनेशन का, जितने 4-5 पॉइंट हमने पूरे पढ़े हैं, पेज नंबर निकाल लो, मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें टैंक बना हुआ है बहुत बड़ा है। हाँ, समरी डेफिनेशन देखिए क्या है, अब आप लोग को पूरा निचोड़ इसमें मिलेगा। पहला है, हमको ये तो पता है कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र उसको कहते हैं जिसमें लोग अपने, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गए, जिसका शासक ऐसा हो जो लोग मिलकर के चुने, पीपल द्वारा इलेक्टेड हो। तो पहली बात, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। पहला ये बात है ना। हाँ, उसके नीचे देखो कि लोगों द्वारा चुना गया जो रूलर होगा वही सरकार के सबसे बड़े डिसीजन लेगा। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। समझ रही हो? समझ में नहीं आया? फिर से सुनो। तो क्यों फिर बोल रही हो कि समझ में आया? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जनता द्वारा चुना गया जो राजा होगा या शासक होगा, मत बुक खोलो, आप लोग कंफ्यूज होते हो। जनता द्वारा चुना गया जो रूलर होगा वो सरकार में सबसे बड़े डिसीजन लेगा, उसी को होगा, उस मेजर डिसीजन केवल वही लेगा जो जिसको जनता ने चुना है। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जो था उसको जनता ने नहीं चुना था और वो सबसे बड़े डिसीजन वो ले रहा था। इसीलिए हम डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कर रहे थे। डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। तो प्रजातंत्र का मतलब क्या हुआ कि मेजर डिसीजन वो ले जिसको जनता इलेक्ट करे या जनता चुने। क्लियर है? ये मैं जो वीडियो में अंडरलाइन कर रहा हूं, हिंदी में या इंग्लिश में, आपको वीडियो में भी दिख जाएगा।
यूएनओ कुछ नहीं है बेटे, मैं बताऊंगा यूएनओ का कॉन्सेप्ट, चिंता मत कर। यूएनओ नहीं, अब यूएन कहेंगे। आप यूएनओ पहले था, अब यूएन हो गया है, वो हट गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था पहले, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब यूनाइटेड नेशन कल कहा जाता है। ये सारे लाइंस के ऊपर ही पूरा का पूरा। देखो, तो पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम खत्म, ठीक है भाई। मेजर डिसीजन या जो सबसे बड़े जो भी डिसीजन या निर्णय लेगा, मुख्य निर्णय लेने का अधिकार उसको होगा जिसको जनता चुनेगी। दूसरा, elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. चुनाव ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जिसमें जनता को ये चॉइस मिले, जनता को ये विकल्प मिले चुनाव करने का कि किसको रखना है और किसको उसकी सत्ता से हटाना है। फिर से सुन लीजिए, इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, एक विकल्प मिले और निष्पक्ष या स्वतंत्र अवसर मिले, मौका मिले, किसको? लोगों को। टू चेंज द करंट रूलर, जो अभी सरकार में है उसको हटाने का आपको बिल्कुल ये चॉइस मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए जनता को, जो कि चाइना में नहीं था। चाइना में यही प्रॉब्लम थी ना, आप मैक्सिको में भी नहीं थी, मैक्सिको और चाइना में बिल्कुल सही, कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो, जो लोग हैं उन्हीं को वोट देना है, आपके पास चॉइस ही नहीं थी, यू हैव नो अदर चॉइस। हाँ, अफ्रीका का दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, वो दूसरी तरह से मैं बताऊंगा उसमें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आरव और लक्ष्य, आपने कोई प्रॉब्लम है तो आप बीच में बोल सकते हो, ठीक है ना, या हैंड रेज कर देना। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। फिजी का, सऊदी अरेबिया का और इस्टोनिया का आप एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कि चॉइस किसको मिलेगी सरकार को चेंज करने की? जनता को, पीपल को मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि कुछ लोगों को वोट करने का अधिकार ही नहीं दे रहे हो, सऊदी अरेबिया में 2015 तक किसी को वोट कर, औरतों को वोट का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया में जो रूस से आके बसे हुए थे वो वोट नहीं दे सकते थे। फिजी में जो इंडियन फिजियन थे उनको, उनकी वोट की वैल्यू कम थी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चॉइस जो मिले वो सबको इक्वल चॉइस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सरकार को हटाने की। मतलब राइट टू वोट सबको मिले और सबका वोट का वैल्यू समान। तीन चीज क्लियर हो गई। अगला, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस leads to the government limited by basic rules of the constitution and civil right. जो ये चॉइस एक्सरसाइज हो चॉइस का, lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right. नागरिकों के अधिकारों का सम्मान भी किया जाए और जो सरकार बने वो भी पूरा का पूरा सम्मान करे और संवैधानिक कानूनों के अंतर्गत ही रहे, जो कि जिम्बाब्वे वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी आप लोग के दिमाग में बिल्कुल चला गया होगा। अब व्हाई इज डेमोक्रेसी, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। देखिए, समझ में आया? यूपीएससी का मास्टर भी है ना, कोचिंग देता है तो इतना ना क्लियर करता, वहां पर तो लगा रहेगा प्रोजेक्टर, भाषण देता रहेगा, जिसने कैच कर लिया बॉल कर लिया, जिसने कैच नहीं किया बाउंड्री के बाहर, और 2 लाख रुपए पहले जमा करा। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि डेमोक्रेसी है क्या। ठीक है, देखो बेटे, आप लोग को मैं बताऊं, समझ जाना मेरे बताने पे वो तो ठीक है, लेकिन समझने के बाद भी आप अपने लैंग्वेज में उसको इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे या हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए बड़ी तपस्या करने की जरूरत है, और वो जो मैं इंग्लिश की क्लास देना स्टार्ट करूंगा तब आपको ये चीज आएगी। जैसे अभी एक सेकंड, देखिए, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों?
देखो, पेज को स्किप करिए, यहां पर आइए अगले पेज पे। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के विरुद्ध तर्क और प्रजातंत्र के पक्ष में तर्क, ये दो चीजें मिलेंगी आपको। हाँ वही, तो प्रजातंत्र के अगेंस्ट में मतलब प्रजातंत्र क्यों खराब है, लोकतंत्र की क्या माने कि अवगुण है ना, क्या डिमेरिट्स है। देखिए, तो पहले हम बात करेंगे कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। बार बार लीडर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। 5 साल में ये आएगा, फिर चुनाव हो गए तो दूसरा आ जाए, फिर आ जाए तो फिर कोई तीसरा आ जाए। तो इससे जो भी आदमी सत्ता में होंगे वो सोचेंगे कि हम तो 5 साल रहेंगे, पता नहीं अगली बार चुने जाए या नहीं चुने जाए। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पे ये तर्क है। अगर किसी को पता चल जाए, देखो दोनों बात है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। एक सेकंड, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर एक आदमी को पता चल जाए कि अब मोदी जी को कि हमको तो अब कोई भैया हरा ही नहीं सकता, ये तो हो गया, नियम ही नहीं है, अब हम बन गए तो हम ही जीवन भर रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, अब आजादी के साथ अपना दिमाग लगा के अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे। उनको इसकी चिंता तो नहीं होगी ना कि चुनाव प्रचार में जाना है, कुर्सी बचानी है, ऐसा तो टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, फिर वो जनता की या देश के भलाई के लिए काम ही ना करे, आराम से खाट पे सोते रहे, बोले कोई बात ना, हम ही तो प्रधानमंत्री रहेंगे, देश जाए तेल लेने। समझ रहे, दोनों बात हो सकती है। तो अगर डिमेरिट की बात करें अगेंस्ट में, तो हम ये तर्क दे सकते हैं कि अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता लिखा होगा, कि अगर किसी आदमी को यहाँ पे डेमोक्रेसी में हर बार लीडर चेंज हो जाते हैं, जो नेता होंगे उनको है ना, उनके परिवर्तन का डर होता है, चेंज होने का डर होता है, जिससे इनस्टेबिलिटी या अस्थिरता आ जाती है। टाइम तो 5 सालों के बाद चेंज हो सकते हैं ना वोटिंग के द्वारा, तो 10 ईयर से क्या हो जाएगा, फिर भी तो हो सकते हैं। तो नहीं, अभी डेमोक्रेसी में 5 साल का नियम है, जो भी 5 साल 6 साल जो भी नियम है ना जी। और अमेरिका में तो 2 साल का ही नियम, ये भी जान लीजिएगा। हाँ, हर 2 साल पे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं वहां पे, और भी प्योर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। प्रजातंत्र में एक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है लड़ने की। और प्रतियोगिता में क्या होता है, देखो किसी भी कंपटीशन का पर्पस एक ही होता है, जीत या विजय, विक्ट्री। अगर मोदी जी खड़े हैं ना, तो जो कितने भी अच्छे आदमी, उनको बस एक ही चीज से मतलब, हमेशा पप्पू ये करता है, कांग्रेस ये करती है, सब बोलते रहेंगे। क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि उनको जनता को इसके विपक्ष में करना है, अपना पक्ष रखना है और जीतना है। समझ रहे हैं। और पावर प्ले होता है, जिसके पास पैसे की पावर है, जिसके पास मीडिया है, जिसके पास सरकार की पावर है, जिसके पास 10 AK-47 वाले आदमी है कि जो ज्यादा बोलेगा तो भटका देंगे। समझ रहे हैं ना, रियलिटी है ये। तो वही लोग सत्ता में आएंगे। अब जो गरीब आदमी, उसके पास प्रचार के पैसे ही नहीं है, वो ये रैली नहीं निकलवा सकता, मंच पे जाकर के खड़ा होकर भाषण देने का खर्चा नहीं है, वो कैसे इस डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। So many people have to be consulted in democracy, that is lead to a delay। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पावर होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा तो बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं तो सब लोगों से, कैबिनेट से सलाह लेंगे, इससे सलाह लेंगे, उससे सलाह लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस चीजों में लेट बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक आदमी हो, सीधे डिसीजन लेना है, हाँ भाई चलो कर दो। बिहार में बाढ़ आ गया, सारी राहत बंटवा दो। अब बिहार में बाढ़ आई है तो पहले क्या करेंगे, पहले सीएम पीएम से पूछेंगे, फिर पीएम अपने लोगों से पूछेंगे, फिर पीएम का पीए फिर सीएम के पीए को बताएगा, फिर सीएम का पीए सीएम को बताएगा, फिर सीएम फिर अपने पीए को बताएगा, और फिर उसका पीए चीफ सेक्रेटरी को बताएगा, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर को बताएगा, कमिश्नर डीएम को बताएगा, डीएम तहसीलदार को बताएगा, और तब तक जो बाढ़ में खड़ा है डूब के मर जाएगा। ठीक है, यह है सिस्टम। हम क्या अलग कर रहे हैं, मेरे फादर खुद तहसीलदार थे, ठीक है ना। तो हमने देखा है ये सारा सिस्टम सरकारी तंत्र।
बेटा फिर से लिंक भेज रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, टाइम अप होने वाला है।